आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस तस्वीर से करना चाहते हैं जिसमें विपक्ष की पूरी राजनीति छिपी हुई है। यह तस्वीर 6 साल पुरानी है। उस वक्त जून 2019 में संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया था और आपको पता है इस विरोध प्रदर्शन का मुद्दा क्या था? मुद्दा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे आप ईवीएम भी कहते हैं। सारे विपक्षी दल एक ही स्वर में ये कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाता है। देश में इस मुद्दे पर खूब विवाद हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि बहुत सारे आम लोग भी ईवीएम को शक की नजरों से देखने लगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ 10 से ज्यादा बार सुनवाई हुई। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरे विवाद का नतीजा क्या निकला? नतीजा यह हुआ कि जब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना का चुनाव जीता, ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल जीता। ये देखिए, हेमंत सोरेन की पार्टी ने झारखंड का चुनाव जीता, उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जम्मू कश्मीर का चुनाव जीता और खुद कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर पहली बार राहुल गांधी को लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया। तो लोगों को ईवीएम में गड़बड़ी के दावों पर शक होने लगा। लोग ये समझने लगे कि कहीं ईवीएम के नाम पर हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे थे, क्योंकि अगर सारे वोट बीजेपी को जाते हैं तो जीतिए कैसे रहे। लोगों ने यह पूछना शुरू किया कि जब ईवीएम बीजेपी की है तो विपक्षी दल भी चुनाव में कैसे जीत रहे हैं। ये कैसा टर्निंग पॉइंट था जिसने ईवीएम के खिलाफ विपक्ष की राजनीति को कमजोर किया? और शायद यही वजह थी कि इसके बाद विपक्ष की राजनीति और उसका मुद्दा पूरी तरह से अब बदल गया है। आज ईवीएम का मुद्दा बुरी तरह से पिटने के बाद विपक्ष एक नया मुद्दा लेकर आया है और वो मुद्दा है भारत में चुनावों की चोरी हो रही है। और आज संसद में इस पर खूब हंगामा हुआ है। आज भी विपक्षी नेताओं ने संसद की कार्यवाही से पहले विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। इस रिवीजन का नाम है एसआईआर, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो ये चुनावों से पहले की वो प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को सुधारा जाता है। जो फर्जी वोटर है या डुप्लीकेट वोटर है या जो घुसपैठिए और बिहार में आकर वहां के वोटर बन गए हैं, ऐसे वोटर्स की रिवीजन से पहचान होती है और पूरी प्रक्रिया के बाद उनके नाम को मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। लेकिन अभी विपक्षी नेता इसे चुनाव की चोरी बता रहे हैं और इस पर काफी विवाद हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति जबरदस्ती घुसा है, इसके बाद वो आपके घर में रखी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे और एक दिन वो ये कहने लगे कि आपके घर में जो कुछ होगा उस फैसले में उसकी राय भी जरूरी है। क्या करेंगे आप? क्या आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर के फैसले लेने देंगे? लेकिन हमारे देश में इस वक्त ऐसा हो रहा है। विपक्ष को लगता है कि ये रिवीजन चुनावों को चुराने के लिए लिया गया है। हम इस बात को मानते हैं कि रिवीजन की प्रक्रिया और उसके तरीके को लेकर विवाद हो सकता है, उसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं और इन पर खुलकर बात होनी चाहिए। लेकिन सीधे सीधे ये कह देना कि चुनाव को चुराया जा रहा है, वोटर लिस्ट में रिवीजन नहीं होना चाहिए, ये कैसे सही हो सकता है? Constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay, thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65 new voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes, and this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? You got it? Thank you. सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी
चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। यहाँ वहाँ का ऑपोजिशन मिलाकर कांग्रेस के फ्रेंड्स हैं जो ये सब अच्छा करने वाले हैं, इसलिए घबरा के इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है और अभी तरह तरह के विंडो लेकर सामने आ रहे हैं जिसका कोई विशेष मायने नहीं है। इसलिए कहा कि अगर इसी तरह चुनाव करवाना है, बेईमानी से ही चुनाव करवाना है, तो इससे अच्छा चुनाव में पार्टिसिपेट ना करें। ये ख्याल आता है, कभी कभी उनके दिल में यह ख्याल आता है, अभी उसको 100% नहीं कह सकते हो। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है और जिस तरह से वो धांधली कर रहे हैं, जिस तरह से जेन्युइन वोटर लिस्टों से नाम हटाया जा रहा है, उसके बाद तो विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। इस राजनीति को अगर कोई नाम देना हो तो वो होगा सिरदर्द। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसे आप अगले कुछ मिनटों में खुद समझ जाएंगे। राजनीतिक रूप से बिहार को एक गेम चेंजर स्टेट माना जाता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें बिहार में है। देश की लगभग 9% आबादी अकेले बिहार में रहती है। इसके अलावा बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। और पिछले कुछ सालों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार पर केंद्रित है। पिछले 10 सालों में बिहार में 5 बार सरकार बदली, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार नहीं बदला। हर बार नीतीश कुमार बिल्कुल सही जगह होते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रहती है। लेकिन इस बार स्थिति बहुत स्पष्ट है। केंद्र में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है और विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि अब मुकाबला आर पार का है, या तो नीतीश कुमार रहेंगे या नीतीश कुमार जाएंगे। लेकिन इस राजनीतिक संघर्ष में चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है। फंसने की वजह यही है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन करा रहा है, जिसे विपक्ष चुनाव की चोरी बता रहा है। हमारे देश में अब तक 2 तरह के रिवीजन होते हैं। एक को कहते थे समरी रिवीजन और दूसरे को कहते हैं इंटेंसिव रिवीजन। इन दोनों रिवीजन्स में वोटर्स के बैकग्राउंड की जांच होती थी, लेकिन इस बार बिहार में जो रिवीजन हो रहा है वो इनसे अलग है। चुनाव आयोग को लगता है कि बिहार की वोटर लिस्ट में कई गलतियां हो सकती हैं और सही वोटर ही चुनाव में बिहार की नई सरकार को चुनकर लाए। इसके लिए डोर टू डोर जांच हो रही है। चुनाव आयोग ने 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर, 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग की तरफ से जाते हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं पार्टियों की तरफ से, और करीब 1 लाख स्वयं सेवकों को यानी वॉलंटियर्स के साथ सभी मतदाताओं की पृष्ठभूमि जांचने का फैसला किया। इनमें भी मुख्य जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर्स की है, जिन्हें बीएलओ कहते हैं। आपके शहर, इलाके, गांव में जो सरकारी टीचर हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, पटवारी हैं, ग्राम सचिव हैं, क्लर्क हैं और स्थानीय निकाय कर्मचारी हैं, उन्हें ही बीएलओ कहा जाता है। वो बीएलओ बनाए जाते हैं। यही बीएलओ इस वक्त बिहार की वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहे हैं। ये लोगों के घर जाते हैं, उन्हें एक फॉर्म देते हैं, ये चेक करते हैं कि उन्होंने जिस पते पर अपना मतदान दर्ज करवाया है वो पता और उनकी जानकारी सही है या फिर नहीं है, वेरिफिकेशन। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन वोटर्स ने 2003 के आखिरी रिवीजन में अपना सत्यापन कराया था, उन्हें इस बार अपने पहचान पत्र से जुड़े कागज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 2003 के बाद बिहार के वोटर्स बने, उन्हें कागज दिखाने होंगे और एक फॉर्म भर के ये बताना होगा कि वो बिहार के ही मतदाता हैं और उनके बारे में सभी जानकारियां सही है। यहां जरूरी बात यह है कि यह सत्यापन सभी तरह के पहचान पत्र से नहीं हो रहा है। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, यहां तक कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी इस वेरिफिकेशन के लिए मान्य नहीं है। 2003 के बाद वोटर बने लोगों का तभी सत्यापन हो रहा है जब वो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री या मार्कशीट, स्कूल का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जमा करा रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि ऐसे दस्तावेज मांगकर चुनाव आयोग मतदाताओं की नागरिकता चेक कर रहा है और ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन हमारा कहना है कि वोटर बनने के लिए सही दस्तावेज दिखाने में परेशानी क्या है।
अगर 100% सही वोटर चुनाव में वोट डालेंगे तो क्या इससे भारत का लोकतंत्र, जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है, भारत का संविधान, इसकी भी दुहाई दी जाती है, तो क्या भारत का लोकतंत्र और संविधान मजबूत नहीं होगा अगर हर वोटर अकाउंटेबल होगा? लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब वो उसने चुनावों के बहिष्कार की भी धमकी दे दी है, और ये धमकी भी ऐसे वक्त में आई है जब इस रिवीजन का 98% काम पूरा हो गया है। सिर्फ 2% वोटर्स ऐसे हैं जिनकी जानकारी चुनाव आयोग तक अभी पहुंचनी बाकी है। बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7,89,00,000 है। ये ब्रिटेन जैसे देश की कुल आबादी से भी 1 करोड़ ज्यादा है। ब्रिटेन की आबादी से लगभग 1 करोड़ ज्यादा। इनमें भी 7,17,00,000 लोगों के फॉर्म चुनाव आयोग को मिल चुके हैं और कुल 71 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है। इनमें 20 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 28 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो हमेशा के लिए पलायन कर चुके हैं, 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पते पर वोटर आईडी कार्ड बनवाकर 1 लाख वोटर से ज्यादा आयोग का कोई संपर्क नहीं हुआ है अभी तक। 1 लाख से ज्यादा वोटर्स का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, वो कहां है? और 15 लाख लोगों ने अब तक अपने फॉर्म चुनाव आयोग को भेजे नहीं है, तो कुछ दिन का इंतजार है। कई नेता ये कह रहे हैं कि 71 लाख वोटर्स को इस रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जो 71 लाख वोटर्स रिवीजन की प्रक्रिया में बाहर होंगे, उनके पास ये पूरा मौका होगा, वो चुनाव आयोग में अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर, अभी तो 1 अगस्त तक पूरा टाइम है, सबको जो फॉर्म बचे हुए सब आने हैं, लेकिन 1 अगस्त से 1 सितंबर पूरे 30 दिन के बीच इन वोटर्स के पास आपत्ति जताने, कोई भी कंप्लेंट है, आपत्ति जताने का अधिकार होगा। और इस दौरान राजनीतिक पार्टियां भी नई वोटर्स लिस्ट में खामियां होने पर ऐतराज जता पाएंगी। 1 महीना टाइम तमाम बीएलएस जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक पार्टियों की है उनके पास भी वक्त हो। और सोचिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सबको मौका भी मिल रहा है और सबकी बात सुनी भी जाएगी 1 महीने के लिए। फिर इसमें चुनाव आयोग कैसे गलत हो गया? अगर आप इस पूरे मामले को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको ये समझ जाएंगे कि विपक्ष आरोप तो चुनाव चुराने का लगा रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी चिंता कुछ और है। असल में जब इस तरह के रिवीजन होते हैं तो इन रिवीजन्स को करने वाले सरकारी शिक्षक, आशा वर्कर और बाकी लोग स्थानीय ही होते हैं। ऐसी स्थिति में यह आशंका बढ़ जाती है कि क्या ये लोग अपना काम सही से करेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जाति, धर्म या आपसी विवाद में किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में ना डाला जाए। उदाहरण के लिए बिहार में कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां फॉर्म में ये लिख दिया गया कि वोटर अपने पते पर नहीं मिला, जबकि उन वोटर्स का कहना था कि उनके घर तो कोई आया ही नहीं। दूसरी समस्या, भारत में आज भी ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड को बनवा लेते हैं, लेकिन वो जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज जो कि बहुत जरूरी है कभी संभाल कर नहीं रखते। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के मुताबिक 20 साल पहले 60% बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बनवाया जाता और बाद में इसके लिए इतने धक्के खाने होते थे कि लोग उम्मीद ही छोड़ देते थे और सोचते कि कौन एक सर्टिफिकेट के लिए अपनी चप्पल घिसवाए, छोड़िए। लेकिन क्या आपको पता है भारत में बांग्लादेश, म्यांमार से जो घुसपैठिए आए उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और अब ये भारत के लिए असली नागरिकों और वोटर्स के बीच घुल मिल गए हैं, जिनकी पहचान करो तो हंगामा होता है और ना करो तो ये देश में अपनी जड़ें जमाने लग जाते हैं। अगर ये रिवीजन किसी और देश में होता तो शायद वहां इस रिवीजन को कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की जाती। लोग कहते कि असली लोकतंत्र के लिए सही वोटर्स की पहचान जरूरी है और इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। इस मामले में तो उल्टा ये कहा जा रहा है कि सही वोटर्स की पहचान करने से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि मतदाता सूची से जितने वोटर्स हटाए जाएंगे वो वोटर्स विपक्षी दलों के होंगे और इनमें भी खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के नामों को हटाया जाएगा, ये उनकी आशंका है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल ये कि विपक्ष को लोकतंत्र की चिंता है या अपने वोट बैंक की। यहां आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि विपक्षी पार्टियों को शायद वोटर्स से ज्यादा वोट्स की चिंता हो रही है। क्यों कह रहे हैं इस गणित को जरा आप समझिए। अब तक के रिवीजन में 71 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अगर हम हर सीट के हिसाब से देखें तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और इस तरह हर सीट से औसतन कितना 29,000 वोट हटाए गए हैं। बिहार में पिछले चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से 203 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत का अंतर
29,000 वोटों से कम था, जबकि इस रिवीजन में औसतन 29,000 वोट हर सीट से हटते हुए दिख रहे हैं और यही बात शायद विपक्ष को परेशान कर रही है। पिछली बार बीजेपी और आरजेडी को छोड़कर एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसे 71 लाख से ज्यादा वोट मिले हो। जेडीयू को 64,85,000, कांग्रेस को 39,95,000, एलजेपी को 23 लाख, असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ 5 लाख वोट मिले थे, जबकि इस बार के रिवीजन में तो 71 लाख वोट ही हटते हुए दिख रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे देश में वोटर्स के सही रजिस्ट्रेशन को लेकर इतना विवाद होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां तक कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अगर कोई वोटर गलत रजिस्ट्रेशन कराता है, झूठे दस्तावेज देता है या फर्जी तरीके से खुद को इन देशों का मतदाता घोषित करता है, तो इन देशों में ऐसे अपराध के लिए जेल की सजा तक हो सकती है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है? सोचिए, अगर फर्जी दस्तावेज दे दिए, कोई पकड़ा गया तो उसको जेल तक की सजा हो सकती है विदेशों। लेकिन हमारे देश में तो नेता फर्जी वोटर्स के लिए चुनाव का बहिष्कार तक करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये बहिष्कार इतना भी आसान नहीं है। अब तक का इतिहास बताता है कि ऐसे राजनीतिक बहिष्कार चुनावों को स्थगित कराने या टालने में असफल रहते और बहिष्कार करने वाली पार्टियों को कुछ मिलता नहीं है। 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस वक्त पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने थे और अकाली दल को लगता था कि ये चुनाव कांग्रेस निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रही है और इसी के विरोध में अकाली दल ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया था। और इस बहिष्कार से ये चुनाव रुके नहीं थे। चुनाव तब भी हुए थे और कांग्रेस ने पंजाब में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। और अब बिहार में भी विपक्ष इतनी बड़ी गलती दोहराने की बात कह रहा है। आज देश को यह भी देखना होगा कि भारत के विपक्षी नेताओं को बहिष्कार से इतना प्यार क्यों है। विपक्षी नेताओं ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। कुछ विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया, संविधान दिवस का बहिष्कार किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया और अब बिहार चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर मैंने चिराग पासवान का एक खास इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने विपक्ष को यह चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो बिहार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। तेजस्वी यादव का बयान, राहुल गांधी का बयान कि अगर ये चलता रहा इस तरीके से तो हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। करके दिखाएं। नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। ईवीएम पे सालों तक ये लोग ठीकरा फोड़ते गए, ईवीएम का तो बहिष्कार कर नहीं पाए। हिम्मत थी तो ईवीएम का कर देते। अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनको हर 2, 3, 4 साल के बाद ना इनको नया मुद्दा चाहिए होता है, नया बहाना। क्योंकि जनता भी एक ही बहाना कितनी बार सुनेगी। ईवीएम सुनते सुनते सब थक गए, अब कुछ नया लाओ। तो इन्होंने पिछली लोकसभा से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये बात सही नहीं है कि इन्हीं लोगों ने हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा कर बार बार ये कहा था कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। डुप्लीकेसी ऑफ द वोट का इन्होंने जिक्र किया था। महाराष्ट्र के तो चुनाव के परिणाम आज तक ये लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भाई आप लोगों ने गड़बड़ी की वोटर लिस्ट में, इसलिए चुनाव में ये हुआ। तो भाई जब दिल्ली में भी इन्होंने यही कहा, तो जब आप बोलते हैं कि गड़बड़ी हुई और चुनाव आयोग के ऊपर आप उंगली उठाते हैं तो क्या करे चुनाव आयोग? खामोशी से सुनता रहे या उसके ऊपर काम करे? वो कह रहे इतना ही टाइम में आपको इतनी जल्दबाजी में ये क्यों करना था? भाई उपयुक्त समय है, हो सकता है इसलिए किया गया है। और अभी तो ये देश भर में होगा, सारे राज्यों में ये होगा। बाकी राज्यों में समय था। बिहार में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली परिस्थितियां ऐसी थी कि तुरंत चुनाव बिहार में आ गया, तो सबसे पहले बिहार में ये हो रहा है। आज जब हमारे देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, तब हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। 1958 से 1967 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे केवीके सुंदरम को कांग्रेस ने लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। 1982 से 85 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे आर.के. त्रिवेदी को राजीव गांधी की सरकार में गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। 1990 में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही बी.एस. रमादेवी को 1997 में कांग्रेस की गठबंधन सरकार में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 1990 से 1996 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. सेशन भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा।
96 से 2001 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसएस गिल को भी कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया और वो यूपीए की सरकार में खेल मंत्री रहे। और आखिर में 2001 से 2004 के बीच भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जेम्स माइकल लिंगडो को भी इस तरह के पदों पर नियुक्त किया गया। लेकिन आज यही कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। चलिए